स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो 20 दिसंबर से आपके सीबीटी एग्जाम्स हो रहे हैं। अब उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर में भी और फर्स्ट ईयर में भी एक साथ पेपर होगा इसका। सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल शामिल हुआ है। चैनल पे ऑलरेडी हमने 5 वीडियो डाल दिया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का, आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब ये सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर है। इस बार आपके आएंगे 25 क्वेश्चन। तो हमने इसमें 25 क्वेश्चन और प्लस एक बोनस क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर रिप्लाई जरूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको ऐसी यूजफुल वीडियो और अलग अलग ट्रेड थ्योरी के मॉडल पेपर कल से हम रेगुलर बेसिस पे आपको देने लगेंगे। क्या पता कल आप ही के ट्रेड का मॉडल पेपर इस चैनल पे आ जाए, जो कि पूरे 50 क्वेश्चन का होगा। बाकी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आपको कौन से ट्रेड का मॉडल पेपर चाहिए, वो भी हम बना देंगे। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो, क्योंकि आपके लाइक से ही यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा, जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखते हैं। विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स। जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मेन उद्देश्य, मेन पर्पज क्या होता है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी यानी क्षमता बढ़ाने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन घर्षण को कम करने के लिए, टू इम्प्रूव कैरिंग कैपेसिटी वाहन क्षमता में सुधार करने के लिए, या टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी यानी अस्थायित्व में सुधार करने के लिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो लुब्रिकेशन होता है हम करते हैं किसी मूविंग यानी मेटिंग पार्ट्स में, जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं इनके बीच अगर कोई रिलेटिव मोशन है, जो यहाँ पे हम लुब्रिकेशन करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? टाइप ऑफ मेटल यानी धातुओं के प्रकार पर, कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पर, ठीक, या क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टैक्टिंग मेटल्स पे, या क्वालिटी ऑफ मेटल्स पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो घर्षण बल है वो कॉन्टैक्ट सर्फेस यानी संपर्क सतह पे डिपेंड करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पिछली बार इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट कॉजेज द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। अगर हम लुब्रिकेशन को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो हम मशीन की इफिशियंसी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम यानी सेम रहेगी, या डज नॉट इफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है इंक्रीजेज यानी बढ़ जाएगी, उसकी जो इफिशियंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। अगर घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किसी वस्तु का भार 30 किलोग्राम के बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आपको म्यू दिया है कितना? 0.0125। वस्तु का भार आपको दिया है कितना? 30 kg। अब आपको ये फोर्स दिया है, ध्यान दीजिए फोर्स दिया है, तो वस्तु का आपको भार निकालना है। तो म्यू इज इक्वल टू होता है एफ अपान डब्ल्यू। एफ आपको कितना दिया है? 30, और म्यू आपको कितना दिया है? 0.0125। ध्यान दीजिए अगर इसको हम डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 4 जीरो बढ़ जाएंगे, कितना हो गया? 3 लाख। अब ये हो गया आपका 3 लाख बटे 125। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 24। आप इसको चाहे एक बार 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना? 12,000 बटे 5। ठीक है, अब 12,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2400। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करेंगे 2400 किलोग्राम यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी 2400 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं 30 किलोग्राम फोर्स से, अगर घर्षण गुणांक कितना हो? 0.0125 हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी। एक आयताकार पिंड का गुरुत्व केंद्र क्या होगा? तो जो आयताकार यानी रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, इसका जो गुरुत्व केंद्र होता है क्या होता है? इसके जो विकर्ण होते हैं, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, कटान बिंदु होता है, वही इनका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स यानी इसके विकर्णों के चौराहे के बिंदु पर, कटान बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कार्ड ऑफ अ सर्किल। एक सर्किल का जो बिगेस्ट कार्ड है, जीवा है, उसे क्या कहेंगे? आर्क, डायमीटर, रेडियस, या डायगोनल। तो सर्किल आपका ये हो गया। अब इसका जो बिगेस्ट कार्ड होता है वो क्या होता है? इसका डायमीटर। ये जो होती है ना कि परिधि को मिलाने वाली रेखा, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीवा या कार्ड। तो ये जो आपका डायमीटर है, यही इसका क्या होता है? बिगेस्ट कार्ड होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यास या डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इफ द एरिया ऑफ द सर्किल इज 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया दिया है आपको
ए दिया है, ठीक है, कितना है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 78.5, ये दिया है आपको। यहाँ से आप आर स्क्वायर निकाल लीजिए, 78.5 वन पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा 3.14, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे आपको यहाँ मिलेगा 25, ठीक है। तो आर स्क्वायर अगर 25 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा √25, ये बाहर आएगा 5, ठीक है। आर 5 है तो डी कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू 2r, तो 2 5 जा 10। आपकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे डायमीटर की 10 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए यहाँ वृत्त का व्यास बोला है, तो कभी भी आर अगर 5 आ जाए तो 5 को नहीं टिक करना है आपको, उसको डबल करके डायमीटर आपको निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² इंटू 8 ध्यान दीजिए इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, 5a² इंटू 8 एंड b³। अब 5 और 8, 5 8 जा 40, ठीक है। a² और a⁵ तो ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 7, और b³ क्या हो जाएगी 3 और 1 मिलके 4। क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में जो घातें होती क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 40 a⁴ b⁴ आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0। 0 की घात में उठाई गई किसी भी संख्या का मूल्य क्या हो जाता है, तो 0 की पावर कुछ भी होती है तो क्या होता है आपका 1। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बताना, तो होता है आपका a माइनस b एंड ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट विच इज़ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दो तरह के मटेरियल होते हैं, इनमें थर्मोप्लास्टिक आपको बताना है कौन सा है। ए है ब्यूटाइल रबर, बी नायलॉन, सी नियोप्रीन एंड डी है विनाइल पॉलीमर। तो जो विनाइल पॉलीमर है ये आपका होता है थर्मोप्लास्टिक, बाकी ऊपर के तीनों जो आपके ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंक साफ्ट। कौन सा बल क्रैंक साफ्ट पर कार्य करता है। क्रैंक साफ्ट आप सभी ने देखा होगा इस तरह का होता है, ठीक है। तो क्रैंक साफ्ट पे हमेशा आपका जो काम करता है वो होता है आपका टॉर्सनल स्ट्रेस यानी टॉर्सनल प्रतिबल, मरोड़ टाइप का जिसे हम बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन बी टॉर्सनल स्ट्रेस या टॉर्सनल प्रतिबल। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज कलर ऑफ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग प्रोसेस करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा, नीला, ब्राउन यानी भूरा, पर्पल यानी बैगनी या पेल यानी पीला। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है ब्राउन यानी कि भूरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, ऊष्मा उपचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम जो कोई आपका मेटल होता है, कोई धातु होती है, उसकी हम जो ग्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, उसी को हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट है ऊष्मा उपचार। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है आपकी ऊष्मा उपचार कहलाती है। ये बहुत तरह का होता है, अनिलिंग होता है, टेम्परिंग होता है, ठीक। ये सारे आपके क्या हैं ऊष्मा उपचार के प्रोसेस हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। तो जो एसपी होता है इसको हम क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंड जो सीपी होता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य, और ये इसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई किसको निरूपित करता है, प्रिंसिपल को, इंटरेस्ट को, रेट को या ईयर को। तो आई डिनोट करता है आपका इंटरेस्ट को, ठीक है। पी से हम डिनोट करते हैं किसको प्रिंसिपल अमाउंट को, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और एन से डिनोट करते हैं हम ईयर को या समय को। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्नड इफ द प्रिंसिपल इज 12,000 बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ 15,600। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा अगर आपका 12,000 रुपये कितना बन जा रहा है 15,600। तो सिंपल सी बात है 12,000 का अगर 15,600 मिला तो इंटरेस्ट कितना आएगा आपका 15,600 माइनस 12,000, या आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3,600। ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन क्या हो जाता है आपका ब्याज हो जाता है। ऑप्शन बी आपका 3,600 यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट्स।
कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है? इंडिविजुअल, कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फर्म या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? तो यहाँ पे है जो मूल्यों का निर्धारण होता है, अनुसूची होती है दरों की, उसको कौन निर्धारित करता है? जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, सरकारी विभाग होता है, वही उसको पब्लिश करता है, उसी को उसकी अथॉरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या है, लाभ क्या है? तो कोई चीज़ हम परचेज करें और उसको महंगे दाम में बेच दें तो जो अमाउंट होता है, डिफरेंस अमाउंट, वही हमारा क्या होता है? प्रॉफिट। तो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, आपका क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ द सब्सटेंस? किसी वस्तु के आयाम में परिवर्तन और मूल आयाम के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस, स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन, विकृति कहते हैं। ठीक है, आयाम में कोई परिवर्तन आया हो और मूल आयाम जो हो, उसी दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल? कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो ब्रिटल और भंगुर बनाता है वो होता है आपका सल्फर। सल्फर अगर लोहे में मौजूद होता है तो वो लोहे को ब्रिटल बना देता है और हार्ड भी बना देता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड? पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? प्राइस बैंक, प्राइस बंच, प्राइस टैग या प्राइस कैटलॉग? यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्राइस कैटलॉग। ऐसी पुस्तिका को क्या बोलते हैं? प्राइस कैटलॉग या मूल्य सूची बोलते हैं, जिसमें सारे जो वेरियस टर्म्स होते हैं रेट के वो इंडिकेटेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस? उच्चतम प्रतिबल से कार्यकारी प्रतिबल का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कार्यकारी प्रतिबल और उच्चतम प्रतिबल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा गुणांक। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द वैल्यू इफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी इफ ए प्लस बी स्क्वायर इज 36, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। ए बी का आपको मान बताना है। तो ए प्लस बी स्क्वायर बराबर 36 अगर दिया तो ए प्लस बी का हम सभी को फार्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो गया? 36। ठीक है, अब ए माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 24। ठीक, अभी इनको क्या करेंगे? समीकरण ना घटा दीजिए आपस में, तो इस चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है। 2ab मिलके हो जाएगा आपका 4ab और 36 में से 24 जाएगा, आएगा 12। तो ए बी बराबर कितना हो गया? 12/4। कितना आएगा आपका 12/4? 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 3। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 3। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट? किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? अब कोई गतिपरक वस्तु है, इधर गति कर रही है, तो घर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है? उसके अपोजिट। ठीक है, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। घर्षण बल हमेशा कहाँ लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन बी, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए जो कि आपके लिए हमने एक मॉडल पेपर बनाया सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए। सभी ट्रेड के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं ये, आप किसी भी ट्रेड से ज़रूर देखिए। अब बारी आती है आपकी, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। Which one of the following geometrical shape center of gravity lies from its base is 1/3 of its height? निम्न में से कौन सी ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से इसकी ऊंचाई का 1/3 होता है? 4 ऑप्शन हैं, ए स्क्वायर, बी रोम्बस या विषम कोण, सी ट्रायंगल यानी त्रिभुज, या सी कोण यानी शंकु। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट करके आप बताइए। जिसका भी कमेंट होगा हम जरूर उस पर रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे हिट कर दीजिए। कभी भी आप इस चैनल से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आपको रेगुलर ITI के अपडेट, ITI की स्टडी, ITI की जॉब और अप्रेंटिस सब इस पर मिलती रहेगी। थैंक यू।